भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और उसके साथ-साथ उसके लिए उन संस्थानों के कुछ मानक निर्धारित करने के लिए भारत में एक संस्था है जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये सिर्फ ग्रांट्स अनुदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फ्रेमवर्क और रेगुलेशंस भी बनाती है हायर एजुकेशंस के लिए। और अपने उसी कृत्य को, अपने उसी एक्शंस को, अपनी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए 13 जनवरी 2026 के दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नई गाइडलाइन जारी की। इसके बारे में जब पता चला तो पूरे के पूरे देश में विरोध, धरना प्रदर्शन इत्यादि शुरू हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये विशेष किसी वर्ग, आरक्षित जनरल कैटेगरी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी मानदंड ऐसा इसमें रखा नहीं गया है जिससे ये साबित होता हो कि वो व्यक्तिगत एक्सक्लूडेड नहीं है। या फिर वास्तव में ये किसी गुणवत्ता को बरकरार रखने या अथवा उसको बनाने के लिए ही। इस चीज पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई। लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान होने की अपनी मर्यादाएं होती है। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों पर बात करनी है जो वास्तव में आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, या फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को चैलेंज कर रही है। तो आज ये यूजीसी गाइडलाइन जो है, किन बिंदुओं पर, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं करते, जो संवैधानिक के, जो चल रहे, जो पहले से अनुच्छेद दिए गए हैं, जो पहले से हमारे लिए प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, उन प्रावधानों पर खड़े नहीं उतरते। इसके तहत 2 या 3 लोगों ने, मुझे लगता है, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। इस पूरे के पूरे सेशन को लाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि यूजीसी गाइडलाइन में वो कौन-कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के या तो अगेंस्ट हैं या उन पर खड़े नहीं उतरते। इस पूरे के पूरे सेशन के अंत तक आप सब चीज लोगों को, जितने भी आप सब भाई बहन मेरे देख रहे हैं, उन सबको एक बात पता लग जाएगी कि ये जो भी चीज चल रही है हमारे के देश में, क्या ये वास्तव में सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, अथवा ये गाइडलाइन वास्तव में ही उस प्रोपेगेंडा, उस धरना, उस विरोध विरोध प्रदर्शन के योग्य है। आइए समझते हैं एक एक बिंदु के बारे में। पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व। यूजीसी एक्ट के बारे में बात करते हैं। दरअसल जो यूजीसी एक्ट है, ये 1956 में लाया गया था और इसी के तहत भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। साधारण शब्दों में बात करें तो यूजीसी एक्ट भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित करने, उनके मानकों को निर्धारित करने, उनमें चल रहे किसी भी प्रकार के मिसमैनेजमेंट को दूर करने, इसके अलावा उनकी एक नए फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क सेट करने, उनके लिए एक नए मानक बनाने के लिए इस एक्ट को, इस अधिनियम को लाया गया। ये पेरेंट लेजिस्लेशन है। पेरेंट लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि भारत में सारे शैक्षणिक संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क आता है वो ये है, और वास्तव में इसको लेजिस्लेचर से पास किया गया था, हमारी संसद से पास किया गया। अभी जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने कहा है कि इसी एक्ट के सर्टेन प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए और उन्हीं को कंप्लाई करते हुए जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने गाइडलाइन जारी की हुई है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 को साइट किया हुआ है, उनका हवाला दिया। इसका जो यूजीसी एक्ट का सेक्शन 12 है, जिसमें फंक्शंस ऑफ द कमीशन दिए गए हैं, इसके जे सब सेक्शन को टाइटल किया हुआ है और कहा है, क्योंकि वास्तव में वो 12 का जे जो है, सेक्शन 12, उसका सब सेक्शन जे क्या कहता है, पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस as may be prescribed or as may be deemed necessary by the Commission for advancing the cause of higher education in India or as may be incidental or conducive in the discharge of the above functions। साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझें तो भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम है वो उठा सकती है यूजीसी। इसके अलावा जो सेक्शन 26 है, जिसमें रेगुलेशन बनाने की शक्तियां यूजीसी को दी गई, मानक बनाने की शक्तियां यूजीसी को दी गई है, उसमें कहा गया है कि रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ फैसिलिटीज इन यूनिवर्सिटीज। किसी भी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, किस प्रकार के मानक होने चाहिए, उसमें जो काम चल रहे हैं, जो वर्क्स हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सी दूसरे स्टैंडर्ड्स या दूसरे फ्रेमवर्क होने चाहिए,
उन सबके निर्धारित मानकों को तय करना ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का काम है। इस एक्ट के तहत ये जिम्मेदारी उसको दी गई। इन्हीं दोनों प्रोविजंस का हवाला देते हुए यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की। इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये लीगल नोटिस है, विधि से संबंधित है, तो कुछ विधि के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। आप सारे के सारे लोग, जो लोग इस शब्दों से अपरिचित हैं, उनको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इन शब्दों का मतलब क्या है, और जो लोग इनसे पहले से परिचित हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक शब्द यहाँ पर आएगा, ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसका मतलब ये होता है कि हियर द अदर साइड बिफोर डिसाइडिंग। दूसरे पक्ष की बातों को भी सुनना किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले। सेकंड फ्रेज है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? जो भी पेरेंट लॉ होता है, जब भी कोई भी नियम, कोई भी लॉ, कोई भी कानून हमारी लेजिस्लेचर, हमारी विधायिका से पास होता है, तो इसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, ब्रॉड स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनमें कौन कौन से नियमों की जरूरत है, उनको बनाने का काम एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, कार्यपालिका को दिया जाता है। और उस प्रकार के जो छोटे छोटे रेगुलेशंस होते हैं, जो माइक्रो रेगुलेशंस होते हैं, उनको डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक्सेसिव डेलीगेशन क्या होता है? जब जो लेजिस्लेचर का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है वो बहुत छोटा हो और एग्जीक्यूटिव को दे दी गई शक्तियां बहुत अधिक हो, तो उसको, उस देश को, उस दशा को कहा जाता है एक्सेसिव डेलीगेशन। ग्रेडेड पेनल्टी एक शब्द अलग से है, इसका मतलब है कि जहां पर हर एक स्टेज पर पेनल्टी बढ़ती जाती है, इसको कहते हैं ग्रेडेड पेनल्टी। ग्रेड के हिसाब से पेनल्टी का मेंस रिया, गिल्टी इंटेंशन और मेंटल एलिमेंट बिहाइंड एन ऑफेंस। किसी भी काम को करने के पीछे आपका किसी भी प्रकार का ऐसी मानसिकता, ऐसा विचार तो नहीं है जो वास्तव में दोषयुक्त हो। अल्ट्रा वायर्स ये शब्द है, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको इस सबसे परिचित होना चाहिए। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, नियम के विरुद्ध, अगेंस्ट द लॉ, बियॉन्ड द लीगल पावर बाय द पेरेंट लॉ। जो भी आपको शक्तियां दी गई हैं, आप उन शक्तियों से अधिक अगर जाने लगते हैं, तो इस प्रोविजंस के तहत उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन, पावर गिवन विदाउट रूल्स और लिमिट्स। किसी भी संस्था को इतनी शक्ति दे देना कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट ही ना रहे, इस कंडीशन को कहते हैं अनगाइडेड डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेकाधीन शक्तियों को दे देना, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक। तो विवेक के आधार पर सारे कामों को निर्णय कर लेने का, किसी भी प्रकार के नियम बना देने की, जब किसी भी बॉडी, किसी भी निकाय को दे दी जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज अनगाइडेड डिस्क्रिशन। तो ये कुछ शब्दावली थी, लीगल शब्दावली थी, जिसकी जरूरत आप सबको पढ़ने वाली है। अब समझते हैं हम लोग कि वास्तव में इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां इस रेगुलेशंस में है। इस रेगुलेशन का जो पीडीएफ है, वास्तव में जो गजेट ऑफ इंडिया में हमारे पब्लिश हुआ है, उस पीडीएफ की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब वहां से जाके इसको एक्सेस करें, क्योंकि पूरा डेलीगेशन यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कमी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इसमें दिए गए प्रोविजंस ही एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे कौन कौन से? इसमें एक प्रियम्बर और क्लॉज 2 और क्लॉज 3C। क्लॉज 2 में दिया गया है कि इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्लॉज 3C में दिया गया है डेफिनेशन क्या है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। इसमें जो सबसे चर्चा में रखा हुआ विषय जो है वो यही है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3C में। ठीक है, इसको क्या है, प्रियम्बल और क्लॉज 2 कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, ये इसके सेक्शन 2 में और प्रियम्बल में गया है। जबकि इसके थोड़ा आगे बढ़ने पर जो सेक्शन 3C है उसमें दिया गया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है, डिस्क्रिमिनेशन ओनली अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी, केवल इन तीन कैटेगरीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे, इसमें लीगल डिफेक्ट ये है
दिस डेफिनेशन नैरोज द स्कोप ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा का पूरा स्कोप है, क्योंकि वो तो काफी बड़ा है, उसमें तो सारे लोग आते हैं ना। जाति आधारित भेदभाव में तो जातियां सारी आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड जातियां आएंगी, केवल कास्ट लिमिटेड आएंगी। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 15(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसी भी प्रकार के, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 और उसका सबसेक्शन 1 है, इट सेज प्रोहिबिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी वर्ग के खिलाफ हो, और उसको कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसमें कास्ट, सेक्स और रेस, इन सारे ग्राउंड्स की चर्चा की गई ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। पहली चीज क्यों? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कोई भी लॉ ऐसा ना हो जिसके सामने अलग अलग दर्जे के लोगों को अलग अलग विशेष विशेष मतलब किसी भी विशेष कास्ट को एक विशेष महत्व दिया जाए और किसी भी विशेष व्यक्ति को किसी भी विशेष वर्ग को वंचित रख दिया जाए। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके समान कानून की सुविधा और कानून का सबको समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 सबको कहता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इसमें जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसको पूरी तरह से एक्सक्लूड करके आर्टिकल के संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 51, इन दोनों को ही निग्लेक्ट किया गया। These both are neglected, and this is the very important and most unconstitutional provision of this act. Moving to the next, excessive delegation of powers to institutional heads। जो इंस्टीट्यूशनल हेड है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर मतलब है, जब भी हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी समझना है, ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के हेड को कुछ शक्तियां इसमें दी गई हैं, और वो क्या क्या दी गई हैं। तो क्लॉज 4 का 3 जब पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को कहा गया है कि दे शैल हैव ऑल द नेसेसरी पावर्स, दे शैल हैव ऑल द नेसेसरी पावर्स। भैया कौन कौन सी शक्तियों की आप बात कर रहे हैं? नेसेसरी शब्द से क्या मतलब है? नेसेसरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर वहां पर किसी व्यक्ति की हत्या करना जायज होता है क्या, अगर वो आवश्यक है तो? कोई भी चीज यदि आवश्यक है, नेसेसरी शब्द का क्या मतलब है? तो ये एक ब्रॉड फेनोमेनन है थोड़ी सी। द रेगुलेशन डज नॉट डिफाइन द स्कोप ऑफ सच पावर्स, ना तो कोई भी स्कोप दिया गया है, ना ही उसके खिलाफ कोई सेफगार्ड दिया गया है, कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। इसीलिए इसको कहा गया है एक्सेसिव डेलीगेशन, जरूरत से ज्यादा। आर्टिकल 14, ड्यू टू अनचैनलाइज्ड और अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन, इट वायलेट्स द डॉक्ट्रिन अगेंस्ट एक्सेसिव डेलीगेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये नेचुरल जस्टिस एक प्रिंसिपल होता है हमारी लीगल भाषा में, उसको कंप्लीटली वायलेट करना, और आर्टिकल 14 को तो कर ही रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि एक्सेसिव शक्तियां आपने दे दी गई, किसी भी इंस्टीट्यूशनल हेड के पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होनी चाहिए कि आप उसको कह सकें कि ऑल द नेसेसरी पावर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, आप कुछ भी करो। इसके बाद तीसरी चीज है क्रिएशन ऑफ क्वासी पॉलिसिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इस पूरे के पूरे गाइडलाइन में एक बात की गई है, जब इक्विटी स्क्वाड के नाम से एक, जैसे हम लोग जान रहे होंगे एंटी रैगिंग अथॉरिटीज बनती हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गाइड्स बनते हैं, ऐसे ही एक नई बॉडी बनाने की बात की गई है जिसको कहा गया है कि इक्विटी स्क्वाड्स। इस टाइप से इस नाम से एक नई बॉडी आएगी जिसका जिक्र क्लॉज 5 सबसेक्शन 12 में। इक्विटी एम्बेसडर और क्लॉज 6 में इक्विटी हेल्पलाइन, इन दोनों चीजों की बात की गई। समझते हैं क्या है। दीज बॉडीज आर एम्पावर्ड, क्या क्या है। दीज कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन नंबर 1, रिसीव एंड फॉरवर्ड कंप्लेंट्स नंबर 2, ट्रिगर इंस्टीट्यूशनल एंड पीनल कंसिक्वेंसेस। ये इंस्टीट्यूशनल और पीनल कंसिक्वेंसेस भी लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही? इसमें लीगल डिफेक्ट क्या है? द यूजीसी एक्ट 1956 डज नॉट फॉर अथॉरिटी और द कमीशन टू क्रिएट सर्विलांस मैकेनिज्म और एस्टेब्लिश क्वासी इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज। जिस विशेष नियम के तहत आपको वो शक्तियां प्राप्त है, और जिन नियमों का हवाला आपने दिया हुआ है कि हमें ये 12 का सेक्शन जे और 26(1) का सब सेक्शन जे जो है,
इन दोनों ही बातों में किसी भी प्रकार की ऐसी बॉडी बनाने का कोई प्रोविजन नहीं। इसका मतलब ये है कि जो शक्तियां आपको किसी ने दी है, आप उन शक्तियों का दी गई शक्तियों से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, which means you are overriding the powers that are given to you और you are going beyond your scope। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बताएंगे आपको इन सब चीजों के बारे में जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। हालांकि हमें इस एक्ट को समझना है तो इस पे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या है? इट वायलेट्स आर्टिकल 21 बाय राइट टू फेयर प्रोसीजर। जब हम आर्टिकल 21 को कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारा संविधान अनुच्छेद 21 ये सबसे ज्यादा वाइडली जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरप्रेटेड, जिसका प्रयोग आप बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, उस टाइप का एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। इसमें पर्सनल लिबर्टी और लाइफ इत्यादि की सुरक्षा आपको दी गई है। इसमें एक चीज दिया गया है, राइट टू फेयर प्रोसीजर। आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की अगर प्रक्रिया कानूनी हो रही है या न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, वो फेयर, रीजनेबल, लॉजिकल, तर्क संगत होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी प्रिंसिपल्स, मोबाइल इसमें आप जब देखते हैं तो इसमें ये लोग पास ये शक्तियां भी है कि किसी भी व्यक्ति के सेलफोन इत्यादि को भी चेक कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट आती है तो। इट अल्ट्रा वायलेट द पेरेंट यूजीसी एक्ट। जो शक्तियां यूजीसी एक्ट में नहीं दी गई है उससे अधिक शक्तियां आपने बना दी। आगे, एब्सेंस ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मतलब है समझते हैं। जब हम क्लॉज 8C और क्लॉज 8D और क्लॉज 8E को यहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्लॉज पढ़ने के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। द रेगुलेशन मैंडेट एक्शन विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट्स या रिपोर्ट सबमिशन। किसी भी इस जो हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं, इस स्क्वाड के पास 24, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है 24 आवर्स के अंदर आपको एक्शन लेना हो। विद इन 15 वर्किंग डेज आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। फर्दर एक्शन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इन 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के अंदर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इस पर एक्शन लेगा अगर किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई होती है। बट द प्रोसीजर डज नॉट एक्सप्लिसिटली गारंटी प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, क्लियर एविडेंटरी स्टैंडर्ड्स। मतलब हम सिर्फ आपके खिलाफ जाके एक रिपोर्ट फाइल कर दें, आपके खिलाफ सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल कर दें, आपको बुलाया भी नहीं जाएगा, आपको वहां किसी भी प्रकार के अपने आत्म बचाव के लिए भी मौका नहीं दिया जाएगा। आपको सीधा आपके खिलाफ जो एक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शंस या पीनल एक्शंस की भी शक्तियां उन लोगों के पास है, वो दे सकते हैं। मतलब नाउ द विक्टिम, so called victim, has not right or does not have the right to be heard, number one, और right to be cross examination और clear evidently आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का क्या सबूत है, इन सारी चीजों को जानने की भी जरूरत नहीं, सीधा एक्शन होने वाला है। तो ये जो चीज है ना, ये प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है आपके पास। इस प्रोसीजर में हमें चलना है, क्योंकि कानून जब बनाया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को जब पढ़ते हैं, आप देखते होंगे तो कोई ना कोई एक तर्क संगत आपके साक्ष्य होने चाहिए। साक्ष्य के अलावा भी जो हमारा जिस प्रिंसिपल की मैंने आपसे भी बात की हुई थी, ये ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसका मतलब होता है हियर द अदर साइड बिफोर डिसाइडिंग। किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले सुनिए, दिस इज द लीगल प्रिंसिपल विच एवरी लीगल अथॉरिटी मस्ट कंप्लाई टू, बट this particular authority or this head of institution is not bound to comply with this provision. So it violates Article 21, fair, just and reasonable procedure. ये पूरी तरह से इसको वायलेट कर रहा है। इसके अलावा और चीज पर बात करते हैं तो कंपेल्ड डिक्लेरेशंस एंड फ्रीडम ऑफ कंसेप्ट, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम क्लॉज 7A की बात करते हैं तो इसमें all students, faculty and staff are required to submit a declaration affirming commitment to promote equity and refrain from discrimination। जितने भी उस शैक्षणिक संस्थान में बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबसे एक डिक्लेरेशन साइन कराया जाए कि आप इस पर्टिकुलर गाइडलाइन सबमिट करते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लीगल डिफेक्ट क्या है? टर्म्स इक्विटी, क्योंकि इसमें लिखा है द प्रमोट इक्विटी। तो इक्विटी किस प्रकार की? दूसरी डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा वाला भैया? और डिस्क्रिमिनेशन तो पहले से चैलेंज है ना,
इक्विटी, दीज आर नॉट नैरोली डिफाइंड, इनको डिफाइन करना चाहिए ना, इक्विटी का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप इक्विटी से, इक्विटी कितना, कौन सी वाली इक्विटी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी समानता, कौन सी बात कर रहे हैं आप, किस प्रकार की समानता आप चाहते हैं, बताएं हमको। तो दीज आर द थिंग्स दैट मस्ट बी नैरोली डिफाइंड टू द पॉइंट बी डिफाइंड। तो द डिक्लेरेशन अमाउंट्स टू कंपेल्ड अफर्मेशन और बिलीफ ऑफ आइडियोलॉजी। इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि आपने जो कह दिया, हमको अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हमको उस पर साइन करना होगा, which means I am subscribing to your ideology without having any kind of right to be held against it। मतलब हमें किसी भी प्रकार का डिसेंट व्यक्त करने की कोई आजादी ही नहीं है। तो ये 19(1) का भी तो एक्सप्रेशन है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें हम किसी भी व्यक्तिगत पॉलिसी या किसी भी चीज के खिलाफ में असहमति जता सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया हुआ है, आपने छीन लिया। इसके साथ साथ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1) का ए, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वायलेट कर रहा है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आर्टिकल 25 जो है आपका, जिसमें आप कह सकते हैं तो किसी भी प्रकार की, जो आप इक्विटी की बात कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही वेगली डिफाइंड टर्म, आप इक्विटी के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, लॉ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। दूसरी चीज, मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ सेंसिटिव डेमोग्राफिक डाटा, ये प्रोविजन भी है, क्या है, जब आप क्लॉज 5(13) पढ़ते हैं सबसेक्शन, क्लॉज 5 का जो सबसेक्शन 13 है वो पढ़ेंगे, उसको देखिएगा, उसमें दिया गया है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट पब्लिश व्हाट, द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स, डेमोग्राफिक कंपोजिशन में भी कौन सी चीज, एंड स्टाफ ड्रॉप आउट रेट्स, स्टेटस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंप्लेंट। और डेमोग्राफिक की जब बात होती है ना, डेमोग्राफिक में कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, कौन से लिंग के कितने लोग, इसके अलावा डिसेबिलिटीज वाले कितने लोग हैं, इन सारी की सारी चीजों को इंस्टीट्यूशन पब्लिश करे। कौन से स्टाफ, स्टाफ की भी बात हो रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, स्टाफ कितने लोग गए हुए हैं, कितने लोग छोड़ के भागे, इन सब सारी चीजों पर। तो ये सब तो कुछ ना कुछ चीजें जो जरूरत थी वो तो पहले से थी ना आपके पास, एक्सेसिव लाने की कौन सी जरूरत, तो इसमें वही दिया गया है, दिस इज द मैंडेटरी पब्लिकेशन, और इसको पब्लिश करने की क्या जरूरत है। यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हाट इज एनी काइंड ऑफ नीड देयर टू बी पब्लिश्ड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। रेगुलेशन क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनोनिमाइजेशन स्टैंडर्ड्स, एस्टेब्लिश डाटा प्रोटेक्शन और सेफगार्ड, इट जस्टिफाई नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी की इस प्रकार के पब्लिक डिस्क्लोजर की जरूरत क्या है। अगर जरूरत है तो उसमें थोड़ी बहुत एनोनिमिटी होनी भी चाहिए, कि कितने लोग हैं, क्या है, ये सारी चीजें सिर्फ एक पब्लिक तक सारे लोगों को नहीं पहुंचनी चाहिए ना, कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, ये डाटा अगर कोई भी निकालना चाहे तो ये तो खतरा भी हो सकता है ना, दिस कैन बी आल्सो थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ दोस पुअर स्टूडेंट्स। The violation of right to privacy, number 2, failure to satisfy proportionality and necessity test laid down by the Supreme। आगे चलते हैं, disproportionate and ultra vires penalties relevant provisions क्या है, क्लॉज 11 का जब आप पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि penalties include debarring institutions from UGC schemes। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन गाइडलाइंस को कंप्लाई करने में फेल होता है, इट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम यूजीसी स्कीम्स, इसको हटा दिया जाएगा। प्रोहिबिटिंग डिग्री, डिग्री देने का किसी भी प्रकार का अधिकार इसके पास नहीं रहेगा। रिमूवल फ्रॉम सेक्शन 2F एंड 12B लिस्ट ऑफ द यूजीसी एक्ट, यूजीसी एक्ट के 12B जहां पे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया गया है, उनसे हटा दिया जाएगा। द यूजीसी एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली authorize such punitive measures for regulatory or non-compliance। किसी भी प्रकार का जब फ्रेमवर्क हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बन के आता है, या इसको जब हमारी पार्लियामेंट बनाती है, तो पार्लियामेंट में दिए गए किसी भी दंड प्राविधान के अलावा एग्जीक्यूटिव के पास ये सामर्थ्य नहीं है। एग्जीक्यूटिव हैज नॉट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू इम्पोज एनी काइंड ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट को आप नहीं ला सकते, बिकॉज हिज नेचर ऑफ पनिशमेंट इज द पनिशमेंट इन नेचर, it must be debated in parliament, then if passed then it is executed in the society। तो ये भी यहाँ पे नहीं है, आपने प्यूनिटिव एक्शंस को डायरेक्टली यहाँ पर इम्प्लाई किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आर्टिकल 21 कहता है
द पनिशमेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय लॉ। पनिशमेंट किसी भी प्रकार का हो, उसको ऑथराइज लॉ ही करेगा, एक कानून ही करेगा किसी भी प्रकार के, क्योंकि यूजीसी एक्ट एक कानून है जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने पास किया है। जब उसमें नहीं दिया गया तो एग्जीक्यूटिव के पास अब ये पावर नहीं है कि वहां से एक नई सजा उसमें जोड़ दे। वायलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्राइन एंड thus it ultra vires exercise the powers of delegated power beyond the parent law। जो नहीं दिया गया वो भी किया गया। आगे आते हैं फेडरलिज्म एंड स्टेट इकोनॉमिक कंसर्न। जिस फेडरलिज्म की बात करते हैं, जिसको बचाने के लिए सरकार लगातार लगी हुई, उसके ऊपर भी इस एक्ट की वजह से कुछ ना कुछ संकट आए हुए हैं। क्या दिक्कतें हैं उसमें थोड़ा समझते हैं। रिलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से है? क्लॉज 1B की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि दिस शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सारे के सारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट अप्रूव्ड कॉलेजेस हो, इसके अलावा चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब पर लागू होने वाले। और ये जो है ये माइक्रो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। इस चीज को हम बता दें, जो एजुकेशन सब्जेक्ट, शिक्षा जो विषय है, वो कंकरेंट और स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में भी दिया गया है। मतलब ये समवर्ती सूची का भी विषय है। कुछ हद तक राज्य भी इस पर कानून बनाते हैं और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन केंद्र के पास शिक्षा को लेके जो कानून बनाने की शक्ति है वो लिमिटेड है। वो सिर्फ मानक निर्धारण कर सकता है। आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के माइक्रो मैनेजमेंट टूल नहीं बना सकते कि बीसी इतने बजे आएगा और इतने बजे जाएगा, ये प्रोफेसर इतने बजे आएगा और इतने बजे जाएगा। केंद्र सरकार के पास ऐसी किसी भी प्रकार की शक्ति इससे नहीं है यूनियन लिस्ट में एजुकेशन से रिलेटेड। अंडर एंट्री 66 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, the union's powers is limited to coordination, determination of standards in higher education, but the regulation include into internal governance discipline। ये आंतरिक गवर्नेंस में, उसके इंटरनल गवर्नेंस में चला गया। So it is violation of article 246 which is encroachment of state list entry। तो स्टेट को जिस कानून पर शक्ति बनाने, जिस कानून पर नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, आपने उस पर भी कानून बना दिया है। तो दिस इज लीडिंग टू सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है। फेडरलिज्म और स्टेट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ से फिर स्टेट को दी गई स्वायत्तता को खत्म कर दिया ना आपने। आगे चलते हैं। ओवर ब्रॉड एंड वीक पीनल पावर्स, जो पनिशमेंट वाली पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा दे दी गई है। कौन कौन सी देखते हैं। क्लॉज 11 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दी गई है सब चीजें। अदर अप्रोप्रिएट पीनल एक्शन, इसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार के और दूसरे कानूनी एक्शन जो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कोई भी कानूनी कार्यवाही अब कानूनी कार्यवाही को करने के लिए हमारे देश में विशेष संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो सेंट्रल की हो या स्पेसिफिक स्टेट की हो, चाहे वो न्यायालय और भी दूसरी ऐसी बॉडीज हैं जिनको कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन उनकी शक्तियां भी किसी न किसी तरीके से लिमिटेड। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जब तक ऑथराइज्ड ना हो तो पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि पिनल केस में जाके किसी को गोली मार दे। इसमें लिखा है कि अदर अप्रोप्रिएट पिनल एक्शंस, मतलब अगर इंस्टीट्यूशन हेड को ये लगता है कि इन 20 बच्चों ने किस ऐसे प्रकार के घृणित कार्य किए हुए हैं कि इनके लिए मृत्युदंड सही है। मैं एक हाइपोथेटिकल कंसर्न की बात कर रहा हूँ क्योंकि इट इज द लॉ एंड इट कैन बी मिसयूज। अगर इनके लिए मृत्युदंड सही है तो क्या इंस्टीट्यूशनल हेड ऑथराइज्ड है उनको मृत्युदंड देने के लिए, या इसके लिए किसी विशेष प्रकार की बॉडी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है पहले से? तो दिस मीन्स इट इज गोइंग टू ओवरराइड द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट्स एंड पुलिस एक्सेट्रा। दूसरी चीज, एक और बात आप सबसे यहाँ पर करते हैं कि जिस चीज को बनाने के लिए आपने इसको लाया, समझते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा है कि प्रमोशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी क्लासेस एंड एसटी क्लासेस, समझते हैं। इनके खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या हमारे देश में पहले से कानून मौजूद नहीं है? प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एक्ट है या नहीं हमारे पास? दूसरी चीज, ये तो हो गया लीगल प्रोविजन जो हमारे पास भी है। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं तो जिस चीज का हवाला आपने दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके खिलाफ विशेष प्रकार का उत्पीड़न चल रहा है, तो उस उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या रैगिंग अथॉरिटीज नहीं होती है यूनिवर्सिटी में? आप उनको ही कुछ पावर्स बढ़ा के क्यों नहीं दे देते?
your ragging authorities, those are pre-established in those universities. Why don't you supplement the powers that are necessary? You are going to create another and autonomous body completely having enormous amount of power and subject to none. किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी के नीचे ही काम नहीं करना है। तो इस प्रकार की किसी भी गाइडलाइन की जरूरत थी, तो जरूरत को पहले समझाना चाहिए था कि ये इसलिए है। आर दीज laws those were passed by the parliament not sufficient to check this kind of discrimination? जो हमारे संविधान, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसमें चल रहे उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए क्या SC ST एक्ट पर्याप्त नहीं था? क्या उस विशेष पर्टिकुलर वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ व उस किसी भी वर्ग के खिलाफ हो रहे शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़न के लिए रैगिंग अथॉरिटी चीज में नहीं है? ये नई गाइडलाइन की क्या जरूरत है? इस चीज को भी सवाल कहीं ना कहीं उठा हुआ है। और दूसरी चीज जब हम बात करते हैं तो ये तो होगा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब एक बात थोड़ी सी और करना पड़ती है क्योंकि सरकार है और सरकार का रवैया आप लगातार देख ही जा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन से थोड़ा सा कम, मैं निजी और एक नागरिक होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ से जाती है और ब्रिटिश सरकार जब हम बात करते हैं तो उसके राज करने की पॉलिसी थी, देयर वर सर्टेन पॉलिसीज बेस्ड ऑन दोस गवर्नमेंट वर मैनेज और वर मैनेजिंग एबल टू रूल और समथिंग दे आर somehow managing through. One of such policies were divided. हिंदू और मुसलमान को बांट दो, अपर कास्ट लोअर कास्ट को बांट दो, पुरुष और महिलाओं में विभाजन उत्पन्न कर दो और अपना शासन बरकरार रखो। इस प्रकार की जितनी भी पॉलिसीज लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर समय समय पर देखी गई और सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर उनको रोका गया। इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जो समाज में उपस्थित नए मानकों या नए मानकों को बनाकर उनमें फूट डालने में दरार करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं इट इज पॉलिटिकली इंसेंटिवाइज, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक समर्थन है। और इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जो समाज को तोड़ने का काम करती है ये समाज में एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इसको बात करने के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यदि हम बात करें आपसे जो बढ़ाने का अनुच्छेद थे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थे, बिकॉज देयर वर सर्टेन पीपल दोज वर सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस फेस एंड एटसेट्रा, सो दिस इज ऑल टू प्रोवाइड यू so that you can consume it and then try to digest it because I think it is not going to digest it for you. Try to digest it. तो ये मैंने बताया कि इस एक्ट में कौन कौन सी दिक्कतें थी, कौन कौन सी खामियां थी। अब आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जहाँ पे आती है आप कुछ शब्दों को यहाँ पर टैग कर सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच, कार्यपालिका जो है शक्तियों का अधिकतम प्रयोग कर रही है। दूसरी चीज क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स, क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स टू एग्जीक्यूटिव, ये लगातार देखा जा रहा है पिछले कुछ समय में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसके अगेंस्ट भी जा रहा है। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज जिसको हम लोग यहाँ पे टैग कर सकते हैं कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं लगातार इसमें कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से यदि हम बात करें, अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें तो आ सकता है। थ्रू लेजिस्लेटिव रोल, थ्रू लेजिस्लेटिव रोल बाय एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर एक शब्द वो भी आता है आपका जिसको हम लोग कह सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है मैंने आपको लगता है कि पहले से बता रखा है इस चीज के बारे में कि जब भी जो हमारी विधायिका होती है
कि विधायिका एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाती है, फिर तैयार करती है, उसमें इंटरनल जहाँ पर ज़रूरत होती है, वो शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को दी जाती हैं, तो वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ शक्तियाँ ऐसी बना दें कि वो जो स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव ने बनाया था, उससे भी बड़ा हो जाए। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस थे। कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों को तो मोरालिटी को तो फॉलो करने की बात अलग ही है, इस गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों को भी फॉलो नहीं किया गया। मतलब वर्ड्स को भी फॉलो नहीं किया गया है, मोरालिटी और स्पिरिट दूर की। These are the certain constitutional provisions which can be challenged according in this particular guideline. और अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको स्टे कर दिया है, जस्टिस जो हमारे सूर्यकांत उन्होंने इस मैटर को सुना सुना अभी तो नहीं है क्योंकि किसी प्रकार की कार्रवाई इस चीज में नहीं हुई है, लेकिन एक स्पेसिफिकली ये हो अपील एक्सेप्ट कर लिया है और डेट रखी हुई है और तब तक के लिए इसको स्टे कर दिया है और कहा है कि 2012 के जो रूल्स हैं वही अप्लाई करेंगे। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार की कौन सी कार्यवाही नई होती है, कौन से बदलाव इसमें होते हैं, इन सब पर जैसे ही कोई भी अपडेट आता है मैं आप सबको तुरंत प्रोवाइड करूँ और आप सब अपनी राय जरूर इस बारे में दें कि आपका इस बिल के ऊपर क्या मानना है। क्या ये वास्तव में विवाद विवादित हो सकता है या फिर इसको किसी टारगेट किया जाए। दोनों ही बातें आपके अपने पक्ष हो सकते हैं, आप जरूर रखें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये विधान क्योंकि दिया गया है, आप सबको ये स्थितियाँ दी गई हैं कि आप अपने किसी भी प्रकार की असहमति या असहमति को जाहिर कर सकते हैं और दिस इज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज सेम इफ आई ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स फॉर यू, आप कह दें कि हम आपसे आप कुछ नहीं अपनी बात कर सकते, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चलता रहे तो ये ठीक नहीं है। एक हद जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।